हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, सरल सी भाषा है। 3 दिन किताब पढ़ेंगे और 3 दिन ग्रामर। ठीक है, आज से शुरू करते हैं बेटा। तो तैयार हो ना? तो आपके यहाँ आज हम फर्स्ट पेपर ही शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आपके यहाँ एक किताब चलती है फ्लेमिंगो, क्या, राजहंस। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसमें पहला पाठ है बेटा द लास्ट लेसन। क्या है? अंतिम पाठ। द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। इस पाठ को लिखा है बेटा अल्फोंस डाउड, जो एक महान लेखक, एक महान उपन्यासकार थे, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। ठीक है, यह पाठ द लास्ट लेसन उन्हीं के द्वारा लिखा गया। यह उनकी आप बीती घटना है, सेल्फ एक्सपीरियंस। यह पाठ कब का है? 1870 और 1871 ईस्वी के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में जर्मन के सिपाहियों ने फ्रांस के 2 जिले एल्सास और लारेन को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो उस युद्ध का वहाँ की जनता पर, वहाँ के बच्चों पर, वहाँ की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी को आधार बनाकर लेखक ने यह पाठ लिखा है। ठीक है, पाठ की विषय वस्तु है कि निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति को मूल। समस्त विकास का स्रोत जो है अपनी भाषा होती है। क्या होती है? अपनी भाषा। इसलिए अपनी भाषा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, यही पाठ की थीम। ठीक है, तो शुरू करते बेटा। पाठ यह है कि लेखक का बचपन का नाम क्या है? फ्रेंच। बचपनावस्था की बात है। लेखक जब बचपना अवस्था का था तो एक दिन वह स्कूल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? और उस दिन उसे देर हो गई थी। क्या हो गई थी? देर हो। इसलिए वह बहुत घबराया हुआ था ना बेटा, और वह बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था, क्योंकि उसके गुरुजी यम हेमल ने विद्यार्थियों से यह कह रखा था कि कल हम तुम लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, कृदंत प्रत्यय पर प्रश्न पूछेंगे। लेकिन दुख इस बात का था कि लेखक महोदय फ्रेंच को नोड़ा पार्टिसिपल का क ख ग घ भी नहीं मालूम था, ABCD भी नहीं मालूम था। तो जिस समय वह स्कूल जा रहा था उसने रास्ते में एक योजना बनाई। योजना के तहत उसने उस दिन स्कूल में गोला मारने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि आकाश साफ था, सूर्य तेजी से आकाश में चमक रहा था। परिणाम ये था कि वातावरण गर्म था और पेड़ की चोटियों पर बैठे हुए पक्षी चौकस ट्विटरिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, मधुर गीत गा रहे थे। ठीक है, रास्ते में एक आरा मिल मशीन पड़ती थी। आरा मिल के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सिपाही, पर्शियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। वही जर्मन वाले परेड कर रहे थे। तो एक बच्चे की निगाह में ये सारी चीजें ज्यादा आकर्षक थीं, ज्यादा मनमोहक थीं, ज्यादा लुभावनी थीं पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। इसलिए उसने उस दिन स्कूल में गोला मारने का निर्णय लिया
ताकि वह प्राकृतिक सौंदर्य का चौकस क्या ले सके, आनंद सके। यानी कि बहुत पढ़ने वाला लड़का नहीं था, कौन? लेखक। लेकिन लेखक दृढ़ निश्चयी स्वभाव का लड़का था। किसी तरह से उसने अपने आप को नियंत्रित किया और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर जाने लगा। जिस समय रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता था, जिस समय लेखक टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा, टाउन हॉल आजकल, उस जमाने में टीवी वगैरह नहीं होती थी समाचार के लिए, तो एक कस्बे में हॉल बना दिया जाता था, उसी में एक ब्लैक बोर्ड रहता था, जो समाचार आपको पब्लिश करना है उसी पर लगा दिया जाता, ठीक है, उसी पर लगा दिया जाता। तो जिस समय लेखक टाउन हॉल के पास से होकर गुजर रहा था, उसने देखा कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन वह वहां रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि जो बुलेटिन बोर्ड पर समाचार छपा होगा वह दुखद ही होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड से दुखद समाचार ही आते रहे थे। युद्ध के हारने का समाचार, सेना में भर्ती का समाचार और अधिकारियों के कड़क आदेश का समाचार। इसके अलावा उस बुलेटिन बोर्ड पर कोई सुखद समाचार 2 वर्षों से नहीं आया था। इसलिए वह रुका नहीं और तेजी तेजी चलना आगे रखा, ठीक है, तेज गति से आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर भी खुरापाती विद्यार्थी तो था ही, उसने सोचा बात क्या है यार, इतनी भीड़ क्यों लगी ना, ये उसके दिमाग में प्रश्न गूंज रहा था। जिस समय वह बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजरा, कौन? लेखक। तो उसने देखा कि वहां पर एक लोहार जिसका नाम वाचर था, अपने शिष्य के साथ समाचार पढ़ रहा था। जब लोहार ने लेखक फ्रेंच को तेज गति से जाते हुए देखा तो उसने पीछे से फ्रेंच को बुलाया, बेटा रुको, और सलाह दिया कि बहुत जल्दी न करो, बहुत जल्दी स्कूल न जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय। किसने कहा? वाचर ने। वाचर की इस सलाह को सुनकर लेखक ने सोचा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा, इसलिए वह रुका नहीं और तेज गति से चलता रहा और हाँफते हाँफते वह कहाँ पहुंच गया? बेटा देखो यहां पहुंच गया। कहाँ? यम हेमल, सीधे आगे बढ़ते हुए चला गया। कहाँ पहुंच गया? यम हेमल के बगीचे के पास। यम हेमल जो अध्यापक थे उनके बगीचे के पास पहुंच गया। जब वह वहां रोज पहुंचता था इसके पहले, तो उसे पता लग जाता था कि स्कूल जो है खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय स्कूल खुलते समय स्कूल में बहुत सारा शोरगुल होता था। डेस्क बेंच के खुलने की आवाज़, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, छोट छोट लड़के अपने कान को दोनों हथेलियों से बंद करके जोर जोर से अपने पाठ का उच्चारण करते थे ताकि वह अपने पाठ को अच्छे ढंग से समझ सकें। और गुरुजी अपनी लोहे वाली छड़ी को कभी टेबल पर, कभी बेंच पर, कभी डेस्क पर पटकते थे। इसका मतलब पूरा वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा था सुबह के समय। और लेखक महोदय उसी शोरगुल का सहारा लेकर धीरे से अपने कक्षा के अंदर घुस जाते थे और अपनी सीट पर बैठ जाते थे। लेकिन उस दिन का दृश्य क्या था? पूरे स्कूल में शांति शांति थी, होश, साइलेंस था, ठीक है, कोई शोरगुल नहीं था, बहुत विचित्र वातावरण लग रहा था स्कूल का। तब लेखक ने सोचा कि यार ये क्या चक्कर है, तो उसने खिड़की से अपनी निगाहों को कक्षा के अंदर फेंका तो उसे पता लगा कि उसके सारे साथीगण पहले से ही अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उसके गुरुजी यम हेमल
अपनी लोहे वाली छड़ी को अपने बांह के नीचे दबाकर कक्षा में अप एंड डाउन कर रहे थे, इधर उधर। अब लेखक के सामने कोई रास्ता ही नहीं था कि यार कक्षा में कैसे जाए। तो उसने क्या किया, सबके सामने कक्षा के दरवाजे को खोला और अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय लेखक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, इसलिए शर्मिंदा था उसे देर हो गई थी, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके गुरुजी ने पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने को पहले ही कहा था और उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता नहीं। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया, उसके चेहरे नम्र शर्म से उसका चेहरा जो है क्या हो गया, लाल हो गया। किसका? लेखक। तो जैसे ही लेखक महोदय कक्षा के अंदर प्रवेश किए ना, वैसे ही यम हेमल ने कहा कि बेटा आगे, विनम्र शब्दों में, जो गुरुजी रोज होंकते थे आज विनम्र शब्दों में कहते हैं कि बेटा आगे ऐसा करो, तुम जल्दी से चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। कौन कहता है? यम हेमल लेखक से कहते हैं, फैन से जो अभी बचपनावस्था का है, कि बेटा तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, ठीक है यार, तुम्हारे बिना ही हम कक्षा शुरू करने जा रहे थे हम लोग। कौन कहते हैं? यम। अध्यापक की जुबानी इन विनम्र शब्दों को सुनने पर लेखक थोड़ा सा प्रोत्साहित हो गया, इसलिए वह अपनी बेंच पर से कूद गया और अपनी कुर्सी सीट पर बैठ, बेंच से छलांग लगा करके अपनी सीट पर बैठ गया, ठीक है। इसके पहले कि लेखक अपने भय को अपने बस में कर पाता, उसने देखा कि उस दिन उसके गुरुजी विशेष प्रकार का कपड़ा, बहुत सुंदर कपड़ा पहन के आए थे। वह एक हरी सी सुंदर सी कोट पहने हुए थे, वह झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एक छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी लगाए हुए थे जो अच्छे ढंग से जिस पर कढ़ाई की गई थी, ठीक है। यह कपड़ा वह रोज नहीं पहनते थे, विशेष अवसरों पर वह यह कपड़ा पहनते थे, जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है उस दिन, या स्कूल का निरीक्षण का दिन है उस दिन। यही दो अवसरों पर वह इस प्रकार का संडे का विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के आते थे। इसके अलावा वह कपड़ा कभी पहनते नहीं थे। इसको देख करके लेखक को आश्चर्य हुआ। लेखक का आश्चर्य दुगना हो गया जब उसने यह देखा कि कक्षा की पीछे वाली बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थीं, उस पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आकर के बैठे हुए थे, ठीक है। उनमें पूर्व मेयर साहब, पूर्व डाकिया और बूढ़ा किसान भी, बहुत सारे लोग थे, एक बूढ़ा किसान भी था। वह तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था, ठीक है। वह बूढ़ा किसान अपने साथ अपने जमाने वाली किताब लेके आया था, जिस किताब के किनारे मुड़े हुए थे। वह अब उस किताब को खोल करके अपने घुटनों पर रखे था और उन खुले हुए पन्नों के ऊपर उसका चश्मा भी पड़ा हुआ था। पूरा जी समझ? जिस समय लेखक यह सारी चीजें सोच रहा था, उसने देखा कि उसके गुरुजी कक्षा में अपनी कुर्सी पर जाकर के क्या हो गए, बैठ गए। कहाँ बैठ गए? कक्षा में अपनी कुर्सी पर बैठ गए और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यम हेमल ने कहना शुरू किया। अपने भाषण में यम हेमल कहते हैं, बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यह आज तुम लोगों के लिए फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। क्यों? क्योंकि बर्लिन से एक आदेश, बर्लिन जर्मन की राजधानी, बर्लिन से एक आदेश आया है कि कल से एल्सास और लारेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, केवल जर्मन भाषा। नया अध्यापक कल आएगा, आप लोगों को जर्मन भाषा पढ़ाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनें। अध्यापक यम हेमल की जुबानी इस कथन को सुनने पर
लेखक स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसने वह तुरंत जान गया कि बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने जो लोग खड़े थे यही समाचार पढ़ रहे थे। अध्यापक की जुबानी इस कथन को सुनने पर लेखक बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यार मेरी जिंदगी तो कूड़ा हो गई, मैं तो अब अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। मुझे तो न फ्रेंच भाषा न लिखनी आती है न बोलनी आती है, न तो यह जर्मन भाषा मुझको कहाँ से आ जाएगी। मुझे अब यहीं पर अपनी लिखाई पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। कौन सोच रहा है, कौन कर रहा है? लेखक। क्योंकि मैंने अपना बहुमूल्य समय पक्षियों के अंडों को खोजने में और सार नदी के किनारे जाकर बालू में फिसलने में समय बर्बाद किया। मैंने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले जो पुस्तकें लेखक को बकवास लग रही थीं, ढोने में भारी लग रही थीं, अब वह उसकी सच्ची मित्र बन गए। क्या? और वह अपने सच्चे मित्रों, पुराने मित्रों का साथ छोड़ना नहीं चाहता। जो यम हेमेल अध्यापक महोदय रोज लेखक को हंकते थे, पीटते थे, डांटते थे, जब लेखक ने यह सोचा कि यार गुरुजी से कल से मुलाकात ही नहीं हो पाएगी, इसको सोच करके लेखक जो है अपने गुरुजी के उस सनकी स्वभाव को भी क्या कर गया, भूल गया। यानी कि अब वह गुरुजी से फ्रेंच भाषा पढ़ना चाहता था। लेकिन पहला पाठ इसमें से, अब पछताने क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आदेश आ गया। तो यहां पर आपको सीख मिली कि लेखक जिससे घृणा करता था वही अब उसके प्रिय बन गए। ना जिस समय लेखक, उस समय लेखक को यह पता लगा कि उसके गुरुजी आज यह विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के क्यों आए, क्योंकि वह फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ के सम्मान में उस दिन वह इस प्रकार का कपड़ा पहन के आए थे। उस समय लेखक को पता लगा कि काहे के गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कक्षा की पिछली वाली सीट पर आकर के बैठे थे। वह वहां आकर इसलिए बैठे थे क्योंकि वह सभी लेखक के गुरुजी यम हेमेल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। वह सभी वहां पर इसलिए बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे क्योंकि वे उस देश को सम्मान देना चाहते थे, आदर देना चाहते थे जो आज उनका नहीं था। ठीक है। जिस समय लेखक इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, उसी समय उसने यम हेमेल की जुबानी अपना नाम सुना। क्यों? क्योंकि अब लेखक को पार्टिसिपल के नियमों को बताना था। यम हेमेल ने पूछा, चलो तो भाई फ्रेंड्स तुम बताओ आपकी बात। नेक्स्ट कहते नहीं अध्यापक लोग। अध्यापक की जुबानी अपने नाम को सुनकर लेखक स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, वो घबरा गया क्योंकि उसे पार्टिसिपल का क ख ग घ भी नहीं मालूम था। किसको? लेखक। उस समय लेखक सोचता है कि यदि मैं अपने गुरुजी के सामने पार्टिसिपल के उन कठिन नियमों को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में धैर्यपूर्वक जोर जोर से सारे नियम बता सकता, तो मैं इस संसार की सारी चीज का परित्याग करने के लिए क्या था, तैयार था, न्यौछावर करने के लिए तैयार था। लेकिन दुख इस बात का था कि लेखक महोदय को पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसलिए वह घबरा गया और एक भी शब्द, पहले ही शब्द पर वह कंफ्यूज हो गया।
वह डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा, सर अपना नीचे झुकाए रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने साथियों के बीच में अपना चेहरा दिखाने काबिल नहीं था। यम हेमेल ने लेखक से कहा कि बेटा लिटिल फ्रेंच, मैं तुमको न तो डांटूंगा न तो मारूंगा, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि हम लोग अपने काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आज नहीं तो हम कल यह पाठ याद कर लेंगे, और वह कल आता ही नहीं। वह जब कल आएगा तब तो याद करोगे ना, कल कभी आते नहीं। परिणाम यह होता है कि हम अपना अध्ययन सही ढंग से नहीं करते। अब जो बाहरी लोग आए हैं, जो जर्मन वासी यहाँ पर आए हैं, उनके पास पूरा अधिकार होगा यह कहने के लिए कि जब तुम न तो अपनी भाषा बोल सकते हो, न लिख सकते हो, न पढ़ सकते हो, तो जब तुम अपनी फ्रेंच भाषा न तो बोल सकते हो, न तो लिख सकते हो, न तो पढ़ सकते हो, तो किस चीज़ के फ्रांसीसी? जर्मन पढ़ो। मतलब यानी कि उनको अब यह कहने का पूरा राइट होगा, नहीं बेटा। लेकिन लिटिल फ्रेंच, हे लेखक महोदय, तुम ही इसके अपराधी नहीं हो, बल्कि एल्सास में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस अपराध का दोषी है। यम हेमेल कहते हैं, हे लिटिल फ्रेंच, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे, वह तुमको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि तुम जाओ किसी खेत में अथवा किसी फर्म में काम करो, फैक्ट्री में काम करो, ताकि और पैसा आ सके परिवार के भरण पोषण के लिए। वह तुमको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। यानी शिक्षा कितनी ज़्यादा अवहेलना उपेक्षा हो रही थी। यानी तुम्हारे मम्मी पापा भी इसके लिए क्या हैं? दोषी। इतने न समझो, मैं भी दोषी हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छा बताओ, जब तुम लोग यहाँ मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो कभी कभी मैं ये नहीं कह देता था कि जाओ बेटा बगीचे में पौधों को पानी दे जाओ। भाई हम पढ़ने आए हैं तुम्हारे पास कि पौधों में पानी लगाने के लिए आए? पढ़ने आए ना। अच्छा बताओ, मेरी गलती है? जब तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और कभी कभी मुझको मछली पकड़ने का शौक चल रहा था तो मैं यह नहीं कहता था जाओ जाओ आज छुट्टी है तुम लोगों की। यानी तुम ही दोषी नहीं हो, तुम्हारे मम्मी पापा, मैं और पूरे एहसास में रहने वाले जितने लोग हैं सब इस अपराध के क्या हैं? दोषी। इसके बाद एक बात के बाद एक बात ने दूसरी बात का पीछा किया, बात बढ़ी। यम हेमेल अपनी फ्रेंच भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा सभी के सामने, उन्होंने कहा कि फ्रेंच इस संसार की सबसे सुंदर भाषा है, फ्रेंच संसार की सबसे साफ सुथरी भाषा है, फ्रेंच इस संसार की सबसे तर्क संगत भाषा है। इसलिए हम सभी को मिलकर इस भाषा की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। किसने कहा? यम हेमेल। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश गुलाम बन जाता है और यदि वहां के नागरिक अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो उनके पास स्वतंत्रता के ताले की चाबी होती है, जब चाहे तब खोल के ताला स्वतंत्र हो जाए। इस प्रकार से यम हेमेल ने अपनी भाषा की क्या की प्रशंसा की और सबको प्रेरित किया कि हमें फ्रेंच भाषा को सुरक्षित रखना है। ठीक है। इसके बाद यम हेमेल ने कक्षा में विद्यार्थियों को ग्रामर का पाठ पढ़ाना शुरू किया। लेखक कहता है कि उस दिन गुरुजी इतना साफ, सरल और आसान तरीके से एक एक चीज विद्यार्थियों को बता रहे थे कि यहां तक कि वो जो मूर्ख लड़का था, लंठ था, वह भी उनकी बात को उस दिन समझ रहा था। लेखक ने कहा यार हमने तो बहुत बड़ी गलती की, इसके पहले हमने इतने ध्यान से गुरुजी की बात को सुने नहीं। उस दिन गुरुजी प्रत्येक चीज को बहुत धैर्यपूर्वक विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे।
ऐसा प्रतीत होता था मानो कि गुरुजी एक स्ट्रोक में ही विद्यार्थियों के दिमाग रूपी बाल्टी में अपने पूरे ज्ञान को उड़ेल देना चाहते थे, पूरा ज्ञान दे देना चाहते थे। कौन? गुरुजी। ग्रामर पाठ हो गया। ग्रामर के पाठ के बाद फिर लिखने का काम आया था। क्या? सुलेख। अरे यार, एक दिन रहोगे सुलेख नहीं लिखते थे? सुलेख का काम आया। ठीक है। उस दिन यम हेमल गुरुजी जो थे अपने घर से विद्यार्थियों के लिए नई नई कापियां लेके आए थे। नई कापियां लेके आए। उन कापियों के ऊपर सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। उसी को नीचे उतारना था। गुरुजी ने कक्षा में कापियां बांट दी। लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वे कापियां फ्रांस के छोटे झंडे की तरह प्रत्येक डेस्क पर लहरा रहे हैं। कक्षा की प्रत्येक डेस्क पर क्या करें? लहरा रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्य में व्यस्त था। सुलेख लिख रहा था। हुश साइलेंस था कक्षा में। केवल कापी पर कलम के रगड़ की आवाज कक्षा में सुनाई दे रही थी, इसके अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही। इतने में कुछ गोबरैले खिड़की से अंदर आ गए, भन्न भन्न करते हुए। यहां तक कि वहां कक्षा में बैठे जो छोटे छोटे लड़के अपनी कापी पर मछली के हुक को उकेर रहे थे, उन छोटे बच्चों ने उन गोबरैलों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे इस समय फ्रांस का काम कर रहे हैं। यानी सब तन्मय होकर के अपने काम में क्या थे? जुटे थे। क्योंकि गुरुजी ने प्रेरित किया ना कि हम लोग लापरवाह हैं, हम लोग अपने अध्ययन को सही ढंग से नहीं कर। अच्छा, किसी देश का विकास होना है तो जब तक शिक्षा नहीं मजबूत करोगे तब तक आपके देश का विकास नहीं होगा। अरे यार, सोने की चिड़िया तो थी, भारत जहां पर रहते हो कहा थी सोने की चिड़िया, लेकिन हम परतंत्र हो गए क्योंकि अशिक्षा थी। धन तो था लेकिन उसको संभालने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं। इसके बाद लेखक ने कक्षा के छत के ऊपर कुछ कबूतरों को गुटुरगू करते हुए सुना। लेखक ने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या जो जर्मनवासी आए हैं उन कबूतरों को जर्मन भाषा में गाने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं, असंभव। यानी किसी को किसी की भाषा बदलने का कोई अधिकार नहीं। गैया भैंसिया जैसे कानपुर में बोलती है ऐसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बोलती है, उसकी भाषा को आप बदल नहीं सकते, प्रकृति की। तो जबरदस्ती कर रहे हो कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी? नहीं। जिस समय कक्षा में सारे लड़के अपने काम में व्यस्त थे ना, लेखक महोदय भी काम में व्यस्त थे और वह अपने कापी के ऊपर से अपनी निगाहों को फेंके तो उन्हें पता लगा कि उनके गुरुजी यम हेमल अपनी कुर्सी पर शांत स्थिर बैठे हुए और कक्षा की प्रत्येक चीज को बहुत गौर से देख रहे थे। एक ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे कक्षा की सारी वस्तुओं को का आत्मसात कर लेना चाहते हैं, सब कुछ अपने दिमाग में भर लेना चाहते हो। कल्पना करिए कि 40 साल से यम हेमल एक ही स्थान पर विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। कक्षा के बगल में उनका बगीचा होता था और कक्षा में 40 साल से लड़के बैठ करके पढ़ाई करते थे। केवल बदलाव इतना था कि कुर्सियां नहीं, डेस्क बेंच विद्यार्थियों के बैठने से डेस्क बेंच चिकनी हो गई थी, इसके अलावा कोई चीज बदली नहीं। बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वे बड़े बड़े हो गए थे। गुरुजी यम हेमल ने खुद होप वाइन नामक एक लता लगाई थी। वह लता खिड़की को पकड़ करके छत पर पहुंच गई थी। यानी कि ये सारी चीजें छोड़ते समय यम हेमल ने अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति की होगी। उसी समय अध्यापक महोदय ने सुना कि उनके अपने उस
उस कक्षा के ऊपरी छत पर उस अपने बहन के पैरों की पदचाप को सुना। जो बहन सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन स्कूल छोड़ना था, बाहर जाना था। किसको? यम। ठीक है, इन सब देखा, ध्यान सुनो बेटा, यानी कि इसका मतलब यह जानने के बावजूद कि कल से हमारी नौकरी गई, इस सच्चाई को जानने के बावजूद यम हेमल कक्षा में विद्यार्थियों को एक एक पाठ उस दिन पढ़ा रहे थे, सारा पाठ, कोई चीज छोड़ नहीं दे। यानी कि यम हेमल ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, सारी बात समझा रहे थे। ठीक है, इसके बाद इतिहास का पाठ हुआ। किसका पाठ? इतिहास का। लिखने के बाद इतिहास पाठ पढ़ाया गया। उसके बाद कक्षा के विद्यार्थी जो छोटे छोटे थे, अपने कान पर हाथ रखकर जोर जोर से, जैसे हम लोग हिंदी में कक्का किक्की कुकू के कोको कंका खक्खा खिक्की कुकू के खोको कंक कह रहे, बा बी बू बा अपना करने लगे। उन बच्चों के उच्चारण को देखकर जो बूढ़ा किसान था, बूढ़ा हाउसर था, उसने अपने हाथ में अपनी किताब को ले लिया। पहले तो चश्मा पहना, फिर अपनी किताब को अपने हाथ में लिया और उन बच्चों के साथ वह भी वर्णों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। लेखक कहता है कि उनके उस बुढ़ऊ के उच्चारण को सुनकर हम लोग हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। आप वाह 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 कर रहे थे। कौन? जो बूढ़ा किसान था। हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते। हंसना इसलिए चाहते थे उनके क्रियाकलाप को देख करके, रोना इसलिए चाहते थे कल से फ्रेंच भाषा खत्म हो गई, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। लेखक कहता है कि वह पाठ मुझे आज भी अच्छे ढंग से, अंतिम पाठ आज भी मुझे अच्छे ढंग से याद है। इतने में चर्च की घंटी ने कितने बजाए? 12 बजे। और 12 बजे कक्षा ओवर हो जाती थी तो लड़के जो है कक्षा में खड़े होकर पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दी। ठीक है, जिस समय वह प्रार्थना कर रहे थे उतने में पर्शियन सोल्जर्स जो वहाँ 12 मील के पीछे परेड कर रहे थे, वह अपने नगाड़े तुरही ताशा बजाते हुए कक्षा की खिड़की के बगल से होकर के उस नगाड़े की आवाज को सुनकर यम हेमल बहुत क्रोधित हुए और पूरी लंबाई से अपनी कुर्सी पर क्या हो गए? खड़े हो गए। लेखक कहता है कितना लंबा मैंने कभी अपने अध्यापक को देखा ही नहीं था। भावुक हो गए, वे कुछ कहना चाहते थे। विद्यार्थियों को, कक्षा में बैठे हुए बुजुर्गों को संबोधित करते हुए वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं सके, क्योंकि भावुक होने के कारण उनका गला क्या हो गया? रुक गया। तब उन्होंने अपने हाथ में एक चाक का टुकड़ा उठाया और पूरी लंबाई से ब्लैक बोर्ड पर वी वे ला फ्रांस, क्या? वी वे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस चिरंजीवी हो, यह लिख कर दिया। ठीक है, इतने ज्यादा भावुक हुए कि वह एक शब्द भी नहीं कर सके। फिर वह वहां गए जहां कक्षा में दीवार थी। दीवार पर अपने सर को टिका करके, झुका करके यम हेमल ने बिना कोई शब्द कहे हुए हाथ से ऐसी मुद्रा बनाई जिससे वे इशारा करना चाहते हों कि स्कूल समाप्त हुआ, आप लोग घर जा सकते हो। यह पाठ। तो आपने इस पाठ में तीन लेसन सीखा। पहला कि अब पछताने क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अपने काम को कल के लिए न टालो, तुरंत करो। और तीसरा कि यदि किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं तो यदि वह अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो उनके पास स्वतंत्रता के ताले की चाबी होती है। जब चाहे वह स्वतंत्र बन सकते। यह पाठ है। इसी पाठ को, यानी कि यह
सिखाया गया विद्यार्थियों को, यानी पूरे पाठ पढ़ने से आपको ज्ञान क्या हुआ, यह जो है आपको बताया बेटा। अब सुनो ध्यान से, कल से हम आपको इंग्लिश का एक्सप्लेन देंगे, इसी पाठ का कल से शुरू करेंगे, उसको आप अवश्य सुनेंगे। थैंक यू।